Good morning, guys. This will be our very first lecture of audit, and let us start with the chapter Professional Ethics. As we all know, this is a very important chapter as far as the exams are concerned. 15 to 17 marks comes from this chapter every attempt. अभी ये जो 15 to 17 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के, ठीक है. ओके. ये basically this will be a demo lecture since I will be starting a revision batch of audit, so this will be for your reference. एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, डेफिनेटली आप लोग फीडबैक शेयर करना. ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट. सो प्रोफेशनल एथिक्स, अभी जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स का बैकग्राउंड सीखेंगे. प्रोफेशनल एथिक्स इज़ बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट. अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन सा चीज़ आता है, एक तो देखो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, सीए रेगुलेशंस 1988, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, जजमेंट्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड. इसमें से हम लोगों का मेजर डिस्कशन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के शेड्यूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008. ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट. अभी ये जो मिसकंडक्ट है कौन करता है, बाय मेंबर्स. टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय मेंबर्स, एक तो देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एंड दूसरा है अदर मिसकंडक्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पेनल्टीज फॉर मिसकंडक्ट्स. अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो है उसमें दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड देयर इज अ सेकेंड शेड्यूल. ओके, फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे याद रखना आप लोग, फर्स्ट शेड्यूल में लोअर पेनल्टी है एंड सेकेंड शेड्यूल में देयर इज अ स्टिफ पेनल्टी फॉर एनी कंट्रावेंशन. तो फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ, प्लेस द मैटर बिफोर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन. सेकेंड शेड्यूल, ये बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल वर्सेस सेकेंड शेड्यूल एक डिस्कशन है. सेकेंड शेड्यूल में प्लेस द मैटर बिफोर डिसिप्लिनरी कमिटी. देन फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा, रिप्रीमेंट द मेंबर. रिप्रीमेंट का मतलब है फॉर्मल वार्निंग टू द मेंबर. एंड सेकेंड इज रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अप टू 3 months एंड फाइन. देखो यहाँ पे नेम एक्सक्लूजन होगा अप टू 3 months, फाइन अप टू ₹1,00,000. सेकेंड शेड्यूल का कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ, रिप्रीमेंट तो कॉमन है, रिमूव द नेम परमानेंटली और अप टू एनी ड्यूरेशन, फाइन अप टू ₹5,00,000. सो यहाँ पे देखो स्टिफ पेनल्टीज लेवी हो रहे हैं. सेकेंड इज सीए रेगुलेशंस 1988. सीए रेगुले ऊपर हम लोग ने जो चार चीज़ डिस्कस किया, नेक्स्ट थिंग इज सीए रेगुलेशंस 1988. अभी इसमें बेसिकली तीन रेगुलेशन हम लोगों का सिलेबस में है, 53A, 192 एंड 190A. 53A इज related to other professional bodies. There are 5 other professional bodies like ICSI, CS Institute, Cost Accountant Institute, Institute of Architects, etc. बाद में पढ़ेंगे. There are 5 bodies and persons with prescribed qualifications. There are 8 qualifications prescribed as per regulation 53A. Next is 192. A member can accept or charge fees as a percentage of profits or fees contingent upon result of such employment. तो रेगुलेशन 192 के हिसाब से अ मेंबर कैन एक्सेप्ट और चार्ज फीस एज अ परसेंटेज. देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और फीस कंटिजेंट अपॉन रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट. ये एक्चुअली ये जो है ना
सर्टेन एक्सेप्शंस, जो शेड्यूल्स है, एक्सेप्शंस टू द क्लॉजेज, जो शेड्यूल में क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉजेस का कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन दिया हुआ है सीए रेगुलेशंस 1988 में. देन 190 ए, नो परमिशन ऑफ काउंसिल फॉर एक्सेप्टिंग सर्टेन ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विथ सीए प्रैक्टिस. कुछ स्पेसिफाइड देखो, नो परमिशन ऑफ काउंसिल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग सर्टेन ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विथ सीए प्रैक्टिस. तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन अलाउड एज पर रेगुलेशन 190A. सो बेसिकली यहाँ पे 3 रेगुलेशंस का बात हो रहा है, 53A, 192, 190A. ये सब हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे along with the clauses. Next thing is we need to understand the composition of schedules to CA Act 1949. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है, उसका कंपोजिशन कैसा है. देखो, इसमें 2 शेड्यूल है, एक तो फर्स्ट शेड्यूल एंड देयर इज अ सेकेंड शेड्यूल. नाउ फर्स्ट शेड्यूल में पेनल्टी क्या है, पहले ही हम लोग ने पढ़ लिया ना, स्ट्राइक ऑफ द नेम अप टू 3 मंथ और पेनल्टी अप टू ₹1,00,000. एंड ये मैटर जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास. एंड सेकेंड शेड्यूल में पेनल्टी क्या है, स्ट्राइक ऑफ द नेम परमानेंटली और अप टू एनी ड्यूरेशन, फाइन अप टू ₹5,00,000. एंड ये मैटर जाएगा डिसिप्लिनरी कमेटी के पास. तो फर्स्ट शेड्यूल में देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देयर इज अ पार्ट 4. ओके, पार्ट 1 में 12 clauses are there. Part 1 speaks about professional misconduct for members in practice. Part 2 professional misconduct for members in, देखो Part 1 में क्या है, प्रैक्टिस है एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. Part 2 में क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है फॉर सर्विस, मेंबर्स इन सर्विस, 2 clauses are there. Part 3 again प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मेंबर्स जनरली, 3 clause. पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, यहाँ पे आर मिस हो गया. पार्ट 4 इज रिलेटेड टू अदर मिसकंडक्ट्स एंड मेंबर्स इन जनरली, देयर आर 2 clauses. ओके, लेट अस कम टू सेकेंड शेड्यूल. सेकेंड शेड्यूल में क्या है, देखो पार्ट 1 इज देयर, पार्ट 2 इज देयर एंड ये है पार्ट 3 इज देयर. तो सेकेंड शेड्यूल में 3 पार्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है. पार्ट 1 में देखो, यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, मेंबर्स इन प्रैक्टिस है, 10 clauses आते हैं. देयर इज, ये पार्ट 2 ऐसे याद रखो, पार्ट 2 का रेलिवेंट मतलब सर्विसेज के लिए कोई यहाँ पे पार्ट नहीं है, नो पार्ट फॉर सर्विस. पार्ट 2 अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मेंबर्स इन जनरली, 4 clauses आर देयर. पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट, मेंबर्स इन जनरली, 1 clause is there. सो सब मिला के कितना हो गया, शेड्यूल 1 में पार्ट 1 12, पार्ट 2 2 clause 12 to 14, पार्ट 3 3 17, पार्ट 4 2, दैट इज 19 clauses इन शेड्यूल 1. एंड शेड्यूल 2 में देखो, पार्ट 1 में 10, पार्ट 2 में 4 14, पार्ट 3 में 1 15 clauses. सो सब मिला के 19 and 15, देयर इज 34 clauses इन टोटल. हम लोगों को ये 34 clauses पढ़ने भी है एंड याद भी रखना है. ओके, बिफोर entering into the clauses, first of all we need to understand the format of the answers. कोई भी ये प्रोफेशनल एथिक्स में कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है. देखो, आंसर का ये रिजिड फॉर्मेट है, एज पर क्लॉज नंबर दिस ऑफ पार्ट नंबर दिस टू
schedule number this of CA Act 1949, a CA in प्रैक्टिस है, सर्विस है और जनरली है, वो मेंशन करना है, इज़ डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ, देखो इधर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा और अदर मिसकंडक्ट होगा, ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक हर क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट है। उसके बाद इफ़ ही, देन हम लोग प्रोविजन लिखेंगे क्लॉज का, इफ़ ही डज दिस दिस दिस, एंड उसके बाद केस जो इंस्टेंट केस है उससे रिलेट करेंगे। इन द पार्ट, आंसर का पार्ट 2 है, इंस्टेंट केस के साथ रिलेट करेंगे इन द इंस्टेंट केस। थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, अभी कंक्लूजन दे देंगे। एंड जो पेनल्टी है, मतलब ये जो मिसकंडक्ट है उसका पेनल्टी कितना है, ये ऑप्शनल है। पेनल्टी एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं स्पेसिफिकली देन इट्स फाइन, अगर नहीं पूछते तो ये ऑप्शनल है, देने आपको, आप लोगों को याद है तो दे दो, नहीं याद है तब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये अपना जो बैकग्राउंड वाला डिस्कशन है ये ख़त्म हुआ, 2 पेज का डिस्कशन था। उसके बाद लेट अस मूव ऑन टू शेड्यूल 1। शेड्यूल 1, उसमें भी हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट 1 में देयर आर 12 क्लॉजेज। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सीए इन प्रैक्टिस। नाउ क्लॉज 1, देखो मैंने ये बड़ा ही समराइज मैनर में ये नोट्स बनाया है सो दैट एग्ज़ाम डे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। Clause 1, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name as a CA, unless such a person is also a CA in practice and is in partnership with or employed by himself। तो ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज क्या बोल रहा है, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीए अनलेस सच अ पर्सन इज ऑल्सो अ, देखो कंडीशन क्या है, द पर्सन नीड्स टू बी अ सीए इन प्रैक्टिस एंड ईदर इन पार्टनरशिप और इन एम्प्लॉयमेंट विद हिम। ओके, देन क्लॉज 2, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he pays or agrees to pay or allows or agrees to allow directly or indirectly any share, commission, brokerage, देखो he pays or agrees to pay or allows or agrees to allow directly or indirectly any share, commission, brokerage in fees or profits of his professional business to any person other than a member of the institute or a partner। देखो ये जो फीस और प्रॉफिट उसका जो है ना वो दे सकता है कौन कौन सा लोगों को, ये एक्सेप्शन है, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट और अ पार्टनर और अ रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर के केस में इफ़ द एग्रीमेंट अलाउज फॉर द सेम, यहाँ पे कंडीशन है the agreement shall allow for the same, और ये एक्सेप्शन था उसके साथ, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडीज़। देखो यहाँ पे जो प्रोफेशनल बॉडी है हम लोग ने पहले डिस्कशन किया था ना रेगुलेशन 53A, तो ये रेगुलेशन 53A आ गया। मेंबर्स ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ और persons having prescribed qualifications for rendering professional services in or outside India। नाउ रेगुलेशन 53A हम लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन 53A में 2 डिस्कशन है, एक तो प्रोफेशनल बॉडीज़, देयर आर 5 प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड पर्सन्स विद प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। अभी कौन कौन सा लोग हैं, 8 लोग प्रेस्क्राइब्ड है। प्रोफेशनल बॉडीज़ के अंदर आते हैं ICSI, दैट इज़ CA इंस्टीट्यूट, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट, ICWAI मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, बार काउंसिल मतलब लॉयर्स वाला हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट हो गया। तो ये 5 इंस्टीट्यूट मेंशन्ड है।
नेक्स्ट इज पर्सन्स विथ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे कौन कौन से लोग आएंगे, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वेजेस अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बीटेक, बीटेक, बी आर्क मतलब बैचलर्स इन आर्किटेक्ट, बैचलर इन लॉ, एमबीए एंड बैचलर इन इंजीनियरिंग। तो ये 8 लोग यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ, देखो सेल ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोपराइटर। कोई प्रोपराइटरशिप सीए फर्म है, उसका प्रोपराइटर का डेथ हो गया, इन दैट केस वो जो फर्म का गुडविल है वो सेल करेंगे। यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है, एक तो नॉर्मल केस, दूसरा केस है डिस्प्यूट अमंगस्ट लीगल हेयर्स। जहाँ पे नॉर्मल केस है वहाँ पे परमिशन ऑफ आईसीएआई विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, ये एक कंडीशन है। आईसीएआई का परमिशन लेना पड़ेगा विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, प्लस नेम ऑफ द फर्म विल बी इन अबेयंस टिल 1 ईयर फ्रॉम डेथ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म विल बी इन अबेयंस टिल 1 ईयर फ्रॉम डेथ। अभी ये अबेयंस, इस चीज़ का मतलब क्या है, द नेम of the firm will be preserved by ICAI for 1 year. Okay. Next part is dispute amongst legal heirs. Intimation of dispute within 1 year of death. आईसीएआई को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा। लीगल हेयर्स, जो लीगल हेयर्स है दे शैल गिव एन इंटीमेशन टू आईसीएआई with respect to the dispute within 1 year of death. The firm name will be in abeyance till 1 year from settlement of dispute. यहाँ पे जो abeyance होगा ना, abeyance till 1 year from settlement of dispute, इसमें क्या था, abeyance for 1 year from death, इसमें abeyance till 1 year from settlement of dispute, ये डिफरेंट था। ओके, नेक्स्ट इज clause 3. A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he accepts or agrees to accept any part of the profit of the professional work of a person who is not a member of the institute, except a member of any other professional bodies or persons with prescribed qualifications. ये जो 2 चीज़ें हैं, member of any other professional bodies or persons with prescribed qualification, this is again as per regulation 53A जो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन, यहाँ पे जो मेंबर इन प्रैक्टिस 1 है, यहाँ पे मेंबर इन प्रैक्टिस 2 है। मेंबर इन प्रैक्टिस 1 रेफर्स क्लाइंट एंड इन रिटर्न ही अर्न्स रेफरल फीस। अभी ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ अलाउड, और ये केस में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होता है। दिस थिंग इज़ अलाउड, मतलब रेफरल फीस अर्नड बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस इज अलाउड, हियर इज नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Next is clause 4. A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person other। देखो मैंने यहाँ पे जो येलो वाला मार्क किया हुआ है ना, वही चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि ये दिस क्लॉज टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person other than a CA in practice, member of any other professional body, a person with prescribed qualifications, or a person residing abroad is entitled to be registered as a member। इसका मतलब क्या है, a person residing abroad is entitled to be registered as a member। अभी इसका जो मतलब है, एनी पर्सन इज CA
आउटसाइड इंडिया, एग्जाम्पल नेपाल का कोई बंदा है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी, देखो वो रिसाइडिंग अब्रॉड बट ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, और अ पर्सन हुज क्वालिफिकेशंस आर रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द काउंसिल. Next clause is clause 5. A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he secures any professional business through the services of a person who is not an employee nor a partner. जो सी ए इन प्रैक्टिस है ना वो कोई भी प्रोफेशनल वर्क सिक्योर कर सकता है ओनली थ्रू एन एम्प्लॉय और अ पार्टनर. हाउ एवर दिस क्लॉज डज नॉट स्टेप इन टू द शूज ऑफ क्लॉज 2, 3, 4. तो ये बड़ा ही सिंपल क्लॉज था. नाउ क्लॉज 6, देखो ये जो क्लॉज 6, 7 और क्लॉज 8 है ना, ये तीन क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर आस्क्ड रिपीटेडली इन एग्ज़ाम. सो मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ. ओके, क्लॉज 6. A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by CAPO. यहाँ पे ये मेरा कोड है CAPO. क्या बोला मैंने? A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by CAPO. CAPO stands for Circular, Advertisement, Personal Communication, Interview और एनी अदर मीन्स. हाउएवर देखो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है. हाउएवर अ CA may secure professional work from another CA in practice if he does not claim superiority over another firm and should not disclose name of its clients in the write-up. Second exception क्या है? A practicing CA may also participate in tenders where the invitation is made by the client if the area, देखो invitation client को देना चाहिए, CA खुद से मतलब नई टेंडर भर सकता है. जहाँ पे क्लाइंट इन्विटेशन दे रहा है टेंडर के लिए, वहाँ पे CA पार्टिसिपेट कर सकता है टू इन टेंडर्स. इफ द एरिया इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर CAs, he can participate in tender only if a minimum fees is quoted by the client. मतलब CA, दो CA आपस में झगड़ा नहीं कर सकते कि मैं कम कोट कर रहा हूँ. जहाँ पे इफ द एरिया इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर CAs मीन्स पकड़ लो स्टैट्यूटरी ऑडिट, he can participate in tender only if a minimum fee is quoted by the client. Next is clause 7. A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he advertises his professional attainment. देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. If he advertises his professional attainment or services rendered by him or uses any designation other than CA on any professional documents, visiting cards, letterheads, signboards, unless it is a degree of university recognized by central government or a title indicating membership of ICAI. मतलब अ टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI, इसका एग्जांपल क्या होगा? कोई बंदे ने दीसा कर लिया, मतलब कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन किसी ने किया है तो वो यूज़ कर सकता है. और एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द काउंसिल. हाउएवर अ मेंबर इन प्रैक्टिस में यहाँ पे ऊपर जो एडवर्टाइज नहीं कर सकता बोल रहा है उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है. हाउएवर अ मेंबर इन प्रैक्टिस में एडवर्टाइज थ्रू राइटअप्स setting out the services provided by his firm subject to such guidelines as may be issued by council. अभी guidelines क्या है? only rates for particular. देखो यहाँ पे जो राइटअप में एडवर्टाइज कर रहा है ना, सेटिंग आउट द सर्विसेज, यहाँ पे ओनली रेट्स फॉर पर्टिकुलर वर्क कैन बी कोटेड एंड नॉट अ रेट चार्ट. यहाँ सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, द राइटअप shall not appear to be an advertisement for
सिक्योरिंग वर्क। मतलब देखो ऐसे याद रखो, सीए लोग भीख मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भीख नहीं मांग सकते हैं। नाउ क्लॉज 8, a CA in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts a position of an auditor previously held by another CA or certified auditor। क्या बोल रहा है? A CA in practice will be guilty of professional misconduct if he accepts a position of an auditor previously held by another auditor, another CA और certified auditor। यहाँ पे ये जो सर्टिफाइड ऑडिटर है इसका मतलब क्या है? ऑडिटर्स बिफोर सीए एक्ट 1949 केम। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 से पहले भी कोई ऑडिट करते थे ना, वो लोग को बोलते हैं सर्टिफाइड ऑडिटर। विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग, मतलब वो कोई भी ऑडिटर के जगह पे और मतलब एज अ पोजीशन ऑफ ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ही नीड्स टू फर्स्ट कम्युनिकेट विथ हिम इन राइटिंग। अभी यहाँ पे राइटिंग इसका मतलब रीज़न क्या है? टू नो द रीजन्स वाई द प्रीवियस ऑडिटर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। To know the reasons why the previous auditor has not accepted the engagement। तो सीए को जज करना होगा। अभी विदाउट ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में दो टाइप का है। फर्स्ट इज प्राइमरी कम्युनिकेशन, सेकंड इज सेकेंडरी कम्युनिकेशन। प्राइमरी कम्युनिकेशन मतलब जो फर्स्ट टाइम जो कम्युनिकेट कर रहा है, दैट शुड बी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। इसको हम लोग प्यार से आरपीएडी बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और बाय हैंड डिलीवरी अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एंड क्या यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय हैंड डिलीवरी अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, बट इट कैन नॉट बी अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये नहीं चलेगा। सेकेंडरी कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू ईमेल। क्लॉज नंबर 9, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he accepts an appointment of an auditor of a company। यहाँ पे मेन फोकस है ये कंपनी वर्ड के ऊपर। पहले भी वो था, क्लॉज 8 में भी था, इफ़ ही एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन एज एन ऑडिटर ऑफ अ, देखो क्लॉज 8 में था पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर, यहाँ पे हर एक कंपनी फर्म सब कुछ अलाउड है। क्लॉज 9 इज स्पेसिफिकली अबाउट कंपनी। सीए इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट असर्टेनिंग कंप्लायंसेस विथ सेक्शन 139, दैट इज मतलब अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। ये जो कंपनीज एक्ट, कंपनी ऑडिट में हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ascertaining compliances with section 139, 140, 141, 142 of Companies Act 2013। यहाँ पे देखो ये एक स्टार मार्क है। चेकिंग ऑफ, मतलब ये जो कंप्लायंस करेंगे, मतलब सीए जो कंप्लाई करेगा विद दिस सेक्शंस, चेकिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशंस एंड नॉट मियर सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब ओनली मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट अ कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? बोर्ड रेजोल्यूशंस चेक करना, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशंस चेक करना। क्लॉज नंबर 10, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he charges or offers to charge with respect to any professional employment fees which is based on percentage of profits or which are contingent upon results of such employment। However, exceptions permitted under regulation 192, कुछ केसेस में परसेंटेज में फीस ले सकते हैं। कौन कौन सा केस है भला? एक तो देखो लिक्विडेटर, परसेंटेज ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये जो है ना, दिस इज एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का प्रोविजन के हिसाब से ऐसा ही ऑडिट फीस होता है। देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सेव्ड, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट,
fund raising services, percentage of fund raised, other services as may be notified by the council, debt recovery services, percentage of debt recovered, valuation of goodwill, percentage of value of goodwill. तो ये सारे केसेस में CA कैन charge his fees based on percentage of profits. Now clause 11, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he engages in any business or occupation other than CA profession unless permitted by the council. यहाँ पे रेगुलेशन 190A आता है, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम काउंसिल फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़. यहाँ पे क्या है, नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द काउंसिल for specified activities along with practice. However, a CA in practice can be a director of a company unless he or any of his partners are interested in the company holding subsidiary joint venture as an auditor. देखो क्या बोल रहे हैं, however a CA in practice can be a director of a company not being managing director whole time director. मतलब full time, ये जो दो डायरेक्टर है ना, this is फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर है, तो फुल टाइम एम्प्लॉय एक CA इन प्रैक्टिस बन नहीं सकता है. However, a CA in practice can be a director of a company unless he or any of his partners are interested in the company holding subsidiary joint ventures. Next is clause 12, and this will be our last clause for the first schedule, first part. Clause 12, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he allows a person, unless such a person is also a member in practice and his partner. देखो, a CA in practice will be guilty of professional misconduct if he allows a person to sign on his behalf or on behalf of his firm any balance sheet, profit or loss report or financial statement unless such a person is also a member in practice and his partner. However, power to sign routine documents where professional opinion or authentication is not involved can be delegated to others. देखो हर एक क्लॉज में ना सेकेंड पार्ट में अपने को एक्सेप्शन दिया हुआ है. However, power to sign routine documents where professional opinion or authentication is not involved can be delegated. तो जहाँ पे कोई प्रोफेशनल ओपिनियन और ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारा केसेस में उसको हम लोग रूटीन डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे. एंड सच रूटीन डॉक्यूमेंट्स मतलब पावर टू साइन सच रूटीन डॉक्यूमेंट्स कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स. सो गाइज, आई थिंक ये जो पार्ट वन टू द पार्ट वन शेड्यूल वन है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर professional ethics. So I hope this video is definitely going to help you all in revising these clauses in a very quick span of time, that is around half an hour or so. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड शेड्यूल पार्ट वन फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड CA इन प्रैक्टिस से. सेकेंड शेड्यूल पार्ट वन से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो बाय.